हेलो नाइन्थ क्लास। मॉर्निंग बच्चों। मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। और एक बार फिर से मैं आप सब बच्चों का ऑनलाइन सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की बुक से सेकेंड लेसन शुरू किया था और सेकेंड लेसन का जो नाम था वो था भारत के भौतिक स्वरूप। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप था उसका हम लोगों ने 3 भाग पढ़ लिए थे, है ना। और 3 भागों में हम लोगों ने कई चीज़ों के बारे में देखा था, उसके उच्चावच के बारे में और उसके भौगोलिक जो वितरण है या स्वरूप है उनके बारे में पढ़ा था। तो पिछले दिनों हम लोगों ने जो भाग 3 में पढ़ा था वो हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ा था भारत के मुख्य भौगोलिक, है ना, वितरण यानी भौतिक स्वरूप। तो 6 भौतिक स्वरूप देखे थे हम लोगों ने। हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इनमें हम लोगों ने पहला भाग हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, ठीक, कि हिमालय कहाँ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी श्रेणियाँ हैं, है ना। तो हिमालय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भाग का जो दूसरा स्वरूप है, यानी उत्तर का मैदान, या जिसको हम बोलते हैं उत्तरी मैदान। तो आज हम लोग कौन सा भाग पढ़ेंगे बच्चों? उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि ये उत्तरी मैदान कहाँ स्थित है और क्यों इसको उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है, कैसे ये मैदान बना है और इस मैदान के कितने भाग हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी मैदान के बारे में कि कैसे बना है और ये कहाँ स्थित है। तो उत्तरी मैदान जो है ये भारत की 3 प्रमुख नदियों द्वारा या नदी प्रणालियों द्वारा। कौन सी 3 नदी प्रणालियों द्वारा? पहली है सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदी के द्वारा, इनकी जो सहायक नदियां हैं, है ना, इन सब के साथ मिलकर इन्होंने इस उत्तरी मैदान का क्या किया है? निर्माण किया है ना। इन नदियों ने अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाई है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उस मिट्टी के द्वारा, है ना, इस मैदान का इन तीनों नदियों ने क्या किया है? निर्माण किया है। अभी हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा था कि हिमालय की रचना जब हुई उसके बाद, है ना, हिमालय और प्रायद्वीप पठार के बीच में, हिमालय और प्रायद्वीप पठार के बीच में एक द्रोणी बन गई थी, यानी एक निम्न भाग बन गया था। इसी निम्न भाग में हिमालय से आने वाली नदियाँ और प्रायद्वीप पठार से आने वाली नदियों ने मिट्टी लाकर जमा करना शुरू कर दिया था। और यही मिट्टी का जमाव धीरे धीरे क्या हो गया? एक मैदान के रूप में बदल गया, जिसको आज हम उत्तर का मैदान कहते हैं। तो उत्तरी मैदान का निर्माण जो है इन्हीं नदियों के द्वारा किया गया। किन नदियों के द्वारा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र व उनकी सहायक नदियों द्वारा। ठीक, किसके द्वारा किया गया? इनके द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी के द्वारा इस मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये मैदान जो है कैसा मैदान है? तो ये एक बहुत उपजाऊ मैदान है, यानी इस मैदान की गणना बच्चों संसार के उपजाऊ मैदानों में की जाती है, ठीक है। इस मैदान का विस्तार भारत में कितने क्षेत्र पर है? तो इस मैदान का विस्तार भारत में 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता। इस मैदान की लंबाई कितनी है? तो इस मैदान की लंबाई जितनी हिमालय की लंबाई है उतनी ही है, क्योंकि अगर हम मैप में देखें तो ये मैदान हिमालय पर्वत के ही समानांतर फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब। तो हिमालय की लंबाई कितनी थी बच्चों? 2400 किलोमीटर। तो इस उत्तरी मैदान की लंबाई भी कितनी है? 2400 किलोमीटर लंबा ये मैदान है, ठीक है। इस मैदान की चौड़ाई कितनी है?
तो इस मैदान की जो चौड़ाई है वो 240 से लेकर 320 किलोमीटर है। यानी ये मैदान पूरब में ज़्यादा चौड़ा नहीं है, यह है पूरब, इस मैदान का ये पूर्वी भाग है और ये वाला भाग पश्चिमी भाग है। तो पश्चिम में यह मैदान जो है वो ज़्यादा चौड़ा है और पूरब में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। पूरब में इसकी चौड़ाई कितनी है, 320 किलोमीटर, और पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है तुम्हारी पूरब में इसकी 240 और पश्चिम में इसकी कितनी है, 320 किलोमीटर। यानी असम की तरफ इसकी चौड़ाई कम है, 240 किलोमीटर, और इधर इसकी चौड़ाई कितनी है, 320 किलोमीटर। तो ये है बच्चों, ये मैदान कैसे बना है, इसकी लंबाई कितनी है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, कितनी इसकी चौड़ाई है, और किस मिट्टी से ये मैदान बना है। तो जलोढ़ मिट्टी से बना है, और ये भारत का ही नहीं संसार का सबसे उपजाऊ मैदान है। बच्चों, इस मैदान को केवल उत्तरी मैदान के नाम से ही नहीं जाना जाता, इस मैदान को और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे ये मैदान हिमालय और प्रायद्वीप पठार के बीच में है, इसलिए इसको मध्य का मैदान भी बोला जाता है। और इस मैदान को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि इस मैदान का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों ने किया है, इसलिए इसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं और मध्य का मैदान भी कहते हैं। और ऐसे इसको किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैदान भारत के उत्तर में स्थित है, ये भारत का दक्षिण भाग है, ये भारत का उत्तरी भाग है, तो ये मैदान भारत के उत्तर में है, इसीलिए इसको उत्तरी मैदान कहते हैं। मध्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रायद्वीप पठार और हिमालय के मध्य में है, इसलिए इसको मध्य का मैदान बोलते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा का मैदान क्यों कहते हैं, तो इन्हीं तीनों नदियों ने इसका निर्माण किया है, इसीलिए इस मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं बच्चों आगे। इस मैदान के कितने भाग हैं, तो इस मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों में या 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग कौन सा है, पंजाब का मैदान। दूसरा मैदान कौन सा है, गंगा का मैदान। तीसरा मैदान कौन सा है, ये है आपका असम का मैदान। तो कितने भाग हो गए, 3, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब चलते एक एक को देखते कि कहाँ ये स्थित हैं। ठीक, तो जो पंजाब का मैदान है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये कहाँ होगा, पंजाब में ही होगा, है ना। तो पंजाब का मैदान कहाँ है, ये हम लोग इस मानचित्र में देखते हैं। तो ये है बच्चों, हरा वाला भाग जो है ये है उत्तरी मैदान, ये हिमालय पर्वत, ये प्रायद्वीप पठार। ये वाला भाग जो उत्तरी मैदान का जो ये पश्चिमी भाग है, ये मैंने एरो बना के लिखा है, तो ये पश्चिमी भाग जो है ये कहलाता है पंजाब का मैदान। इस मैदान का निर्माण जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, सिंधु और उसकी जो ये सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इन सहायक नदियों, सिंधु और इन सहायक नदियों ने इस पश्चिमी मैदान का निर्माण किया है, जो कहाँ फैला हुआ है, पंजाब में है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पंजाब का मैदान कहा जाता है। जब बच्चों आप जानते हैं पंजाब के मैदान का आज सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है ना, क्योंकि सिंधु नदी और उसकी 5 जो सहायक नदियां हैं, इनका ज़्यादातर भाग जो है इस पाकिस्तान में है ना। तो इसलिए पंजाब के मैदान का अधिकतर भाग जो है आज पाकिस्तान में है और थोड़ा सा भाग जो है वो हिंदुस्तान में है, पंजाब राज्य में। ठीक है, चलिए बच्चों अब चलते हैं आगे। तो भारत की सिंधु नदी की जो कितनी सहायक नदियाँ बताई हमने, 5 सहायक नदियाँ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, इन मैदानी भाग में यानी इस मैदानी भाग में कई सारे दोआब पाए जाते हैं।
यानी सबसे ज़्यादा भारत में दोआबों की संख्या जो है इस पश्चिमी मैदान में पाई जाती है। अब दोआब क्या होता है बच्चों? दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग, है ना। दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग, उसी को हम बोलते हैं दोआब। दोआब दो शब्दों से मिलकर है, दो और आब, है ना। दो और आब, तो दो यानी दो मतलब संख्या, और आब का मतलब होता है पानी, है ना। तो दो आब का मतलब दो नदियों के बीच का जो भाग है उसको हम बोलते हैं दोआब। और पंजाब, चूँकि ये मैदान पंजाब में ज़्यादा है इसलिए पंजाब का भी मतलब पता होना चाहिए। पंजाब भी बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच धन या पंच तथा आब। पंच का मतलब होता है पाँच, आब का मतलब होता है पानी। तो यहाँ 5 नदियाँ हैं ना, इसलिए इन नदियों के नाम पर ही इसको पंजाब कहा जाता है। जैसे इस मानचित्र में है बच्चों, दोआब क्या होता है, देखिए एक नदी ये है, एक नदी ये है, इन नदियों के बीच में जो मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया गया ये है दोआब। तो एक दोआब ये है, दूसरा दोआब ये है, तीसरा दोआब ये है, चौथा दोआब ये है और पांचवा दोआब ये है। तो 1 2 3 4 5 दोआब हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत में दोआब जो हैं वो इसी भाग में हैं, यानी उत्तरी मैदान के इस पंजाब के मैदान में। यह गंगा यमुना का दोआब है, ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, और इन दोनों नदियों के जो बीच का ये मैदान है ये है दोआब। इसको क्या बोलते हैं? दोआब। तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश ये एक ही है, लेकिन यहाँ 5-5 दोआब हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा दोआब कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब के मैदान में पाए जाते हैं। तो ये समझ में आ गया कि उत्तरी मैदान का पहला भाग कौन सा है? पंजाब का मैदान, जो कहाँ है बच्चों? पंजाब में फैला हुआ है। किन नदियों द्वारा बनाया गया है? सिंधु और उसकी इन 5 सहायक नदियों द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी 5 नदियां हैं? तो ये है सतलज, ये है व्यास, ये है रावी, ये है चेनाब, ये है झेलम और ये है आपकी सिंधु नदी। ये सब कहाँ से निकली हैं? हिमालय से निकली हैं। और इस मैदान का निर्माण इन्हीं नदियों के द्वारा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है पंजाब का मैदान। यानी पंच मतलब 5, आप मतलब पानी यानी नदियाँ। दोआब का मतलब दो, दो का मतलब दो और आप का मतलब पानी यानी नदियाँ। तो दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का जो मैदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। अब आता है गंगा के उत्तरी मैदान का दूसरा भाग है गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान कहाँ है? तो गंगा का मैदान जो है वो फैला हुआ है हरियाणा राज्य में। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल और झारखंड राज्य में, यानी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। तो ये पूरा आपका जो भाग है इसको बोलते हैं गंगा का मैदान। ठीक है, तो गंगा का मैदान जो है इतने सारे 1 2 3 4 5 6 राज्यों में फैला है, यानी सबसे ज़्यादा विस्तार इस मैदान का है और सबसे महत्वपूर्ण मैदान भी है गंगा का मैदान। ठीक है बच्चों, ये मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये मैदान हरियाणा में घग्गर नदी, हरियाणा में कौन सी नदी है? घग्गर। घग्गर नदी से लेकर और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी कहाँ है? सिक्किम में, ये है तीस्ता। और इधर कौन सी नदी है? इधर है आपकी घग्गर। तो घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है ये है पूरा गंगा का मैदान। इसको बोलते हैं गंगा का मैदान। ठीक है, और ये किसके द्वारा बना है? तो घग्गर नदी है, तीस्ता नदी है और गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा इस मैदान का क्या है? निर्माण हुआ है। अब तीसरा भाग इस उत्तरी मैदान का कौन सा है? तो इस उत्तरी मैदान का तीसरा भाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है? तो इस उत्तरी मैदान का ये पूर्वी भाग जो मैंने हरे रंग से दिखाया, पूर्वी भाग, ये एरो से बना के लिख दिया ब्रह्मपुत्र का। तो इस उत्तरी मैदान का ये पूर्वी भाग कहलाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो आज किस राज्य में फैला है?
असम में, ये पूरा असम राज्य है, असम में फैला हुआ है। किसके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र और जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके द्वारा इस ब्रह्मपुत्र मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एक बहुत बड़े द्वीप का निर्माण करती है ना। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और उस नदी द्वीप का नाम है मजोली द्वीप। कौन सा द्वीप? मजोली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और दुनिया की कोई नदी इतना बड़ा द्वीप नहीं बनाती जितना बड़ा द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती। जैसे ही ब्रह्मपुत्र इस उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों से नीचे आती है, वो अपने साथ जो मिट्टी वगैरह बहा कर लाती है, वो इस मैदान में क्या कर देती है? अपने मार्ग के बीच में जमा कर देती है, जिससे इसने कई सारे द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मजोली द्वीप। तो मजोली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप। और ये वीरान द्वीप नहीं है, इस निर्जन द्वीप नहीं है, यहाँ लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में असम में लोग इस नदी द्वीप में निवास करते हैं। समझ में आ गया? तो ये उत्तरी मैदान के कितने भाग हो गए? 3 भाग। पहला हो गया पंजाब का मैदान, जो पंजाब में फैला हुआ है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। दूसरा कौन सा है? गंगा का मैदान। ये आपका गंगा का मैदान है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है, जो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है। और तीसरा मैदान कौन सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो इस उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग है, जो असम राज्य में फैला है और जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र जो है इस मैदानी भाग में सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसको हम मजोली द्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं। ये तो हो गए मोटे तौर पर उत्तरी मैदान के 3 भाग। अब आकृति में भिन्नता के आधार पर भी इस उत्तरी मैदान को कई भागों में बांटा गया है। तो आकृति में भिन्नता के आधार में इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। सबसे पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर या बांगर और चौथा है खादर। तो सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है? भावर का। भावर है कहाँ बच्चों? तो ये है बच्चों, आप देख रहे हैं इस मानचित्र में, ये हिमालय है। हिमालय से जैसे ही नदियाँ इस मैदान में आती हैं, उनकी बहने की गति एकदम से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वो अपने साथ हिमालय से जो कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं, वो यहाँ शिवालिक के दक्षिण में, जिसको मैंने डॉट डॉट बना रखा है, शिवालिक के दक्षिण में क्या कर देती हैं? जमा कर देती हैं। यानी 8 से 10 किलोमीटर की, है ना, चौड़ाई में यहाँ पर पत्थरों का जमाव जो है वो नदियों के द्वारा किया गया है। तो नदियों द्वारा शिवालिक के दक्षिण में जो पत्थर का जमाव, पत्थरों से निर्मित, है ना, जो मैदान है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? भावर के नाम से जानते हैं। तो भावर क्या है? ये कंकरीला और पथरीला मैदान है, जो शिवालिक पर्वत की दक्षिण में पाया जाता है। ये तब बनता है जब नदियाँ हिमालय से उतर कर क्या होती हैं? मैदान में आती हैं। तो वो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर ढो कर लाती हैं, वो इसी निचले भाग में लाकर क्या कर देती हैं? जमा कर। तो ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकरीला और पथरीला जो है मैदान पाया जाता है हिमालय के दक्षिण में, जिसको हम भावर के नाम से जानते हैं। अब चलते दूसरा भाग कौन सा है? तराई। तराई क्या है बच्चों? तो जैसे है भावर के दक्षिण में आते हैं, जैसे हम भावर के दक्षिण में आएंगे, नदियाँ जो हैं वो अपने साथ जो बारीक बालू या रेत होता है, बजरी होता है,
उसका जमाव करने लगती हैं। तो भावर के दक्षिण में एक सकरे पट्टी में या पतली पट्टी के रूप में नम और दलदली क्षेत्र पाया जाता है। उस नम और दलदली क्षेत्र को ही तराई के नाम से जाना जाता है। तो भावर के दक्षिण में जो पतला क्षेत्र है, जो कैसा है, नमी और दलदली क्षेत्र है, जो नदियों के द्वारा बनाया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तराई के नाम से जानते हैं। ये तराई बच्चों घने जंगलों वाला क्षेत्र है ना, जंगलों वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ बहुत सारे वन्य प्राणी जो है वो पाए जाते हैं। अपने उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है वो भी इसी तराई क्षेत्र में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यहाँ पर है, लखीमपुर ज़िले में। तो दुधवा नेशनल पार्क भी अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो इसी तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो तराई क्षेत्र नमी और दलदली क्षेत्र है, जो नदी द्वारा बनाया गया है, और ये घने जंगलों और वन्य प्राणियों का क्षेत्र है। अब हमारे यूपी का जो दुधवा नेशनल पार्क है वो इसी तराई क्षेत्र में क्या है, स्थित है। तीसरा क्षेत्र कौन सा, भांगर, या जिसको हम बांगड़ भी कहते हैं। तराई और भावर के बाद जो गंगा का मैदान है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है ना, मिट्टी के उपजाऊपन के आधार पर। पहला क्षेत्र है भांगर और दूसरा है खादर। भांगर वो वाला भाग होता है जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी जलोढ़ पाई जाती, पुरानी जलोढ़। जलोढ़ क्या होता है, जो नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती ना, उसको जलोढ़ बोलते हैं। तो बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये क्षेत्र प्रायः नदियों के बाढ़ वाले मैदान से क्या होता है, ऊपर स्थित होता है, यानी यहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, इसलिए इस भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, भांगर या बांगड़ के नाम से जाना जाता है। चौथा क्षेत्र कौन सा है, खादर। चौथा क्षेत्र कौन सा है, खादर। भांगर के बाद दूसरा जो क्षेत्र है वो है खादर। खादर प्रायः वो वाला भाग है इस उत्तरी मैदान का जहाँ नवीन जलोढ़ पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस भाग को बोला जाता है खादर, है ना। और खादर क्षेत्र का जो ये वाला भाग है वो उन भागों में पाया जाता है जहाँ हर साल बाढ़ आती है। ये वहाँ पाया जाता है जहाँ बाढ़ नहीं आती, और ये वहाँ पाया जाता है उत्तरी मैदान में ये मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ हर साल बाढ़ आती है, इसलिए वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कृषि के लिए यही क्षेत्र जो है वो जाना जाता है, यानी कृषि के दृष्टि से खादर वाला जो क्षेत्र है वो सबसे आदर्श होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा फसलें उपजे जो हैं इसी भाग में उत्तरी मैदान में क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। तो ये हो गया बच्चों उत्तरी मैदान को उसकी आकृति की भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण। तो आकृति में भिन्नता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 4, भावर, तराई, बांगर और खादर। भावर क्या है, ये पथरीला क्षेत्र है, कंकड़ीला क्षेत्र है, जो शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है, ठीक है। और तराई क्या क्षेत्र है, ये भावर के दक्षिण में फैला हुआ है, एक सकरा भाग है, जो कैसा है, नमी और दलदली क्षेत्र है, जिसका निर्माण नदियों ने किया है। ये घने जंगलों से ढका क्षेत्र है और वन प्राणियों के लिए जाना जाता है। दुधवा नेशनल पार्क इसी तराई क्षेत्र में है। भांगर क्या है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, उत्तरी मैदान में वहीं ये मिट्टी पाई जाती है। खादर क्या है, ये नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र है, नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला भाग है जहाँ हमेशा बाढ़ आती है, यानी ये वो मैदानी उत्तरी मैदान का भाग है जहाँ हर साल क्या आती, बाढ़ आती है। और कृषि के लिए ये उत्तरी मैदान का सबसे आदर्श भाग जो है वो माना जाता है। तो बच्चों ये हो गया आपका भारत के भौगोलिक वितरण में भारत का दूसरा भाग उत्तरी मैदान। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जो समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा बच्चों,
और गृह कार्य होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा और मुझे फ़ोटो खींचकर इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीप, पठार और भारतीय मरुस्थल। ठीक है।